हेलो बच्चों। आज पढ़ रहे हैं बेटा हम लोग सेल साइकिल का फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हम लोग बेसिक सेल साइकिल के बारे में जानेंगे। इस टॉपिक में हम सेल्स में होने वाले चेंजेस और उनके फिजिक्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को इस स्टेटमेंट के साथ कि हमारे पास हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो मल्टी सेलुलर हो या यूनिसेलुलर हो, वो एक सिंगल सेल से डिराइव होता है, जिसे मैं कहता हूं जाइगोट, या मैं स्पेसिफिकली बोलूं एक यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल से डिराइव होता है, जिसे हम जाइगोट कहते हैं। और वो डिराइव होता है बाय सेल डिवीजन। तो आपको ये समझ आना चाहिए कि सेल डिवीजन लाइफ को मेंटेन करने के लिए अर्थ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब हम ये देखेंगे कि किसी भी सेल में सेल डिवीजन के अलावा कुछ और भी चेंजेस होते हैं, उन चेंजेस के बारे में हम जानेंगे। क्लियर? तो हम ये देखेंगे यहाँ पर कि कोई भी सेल जिसमें सेल डिवीजन हुई है या सेल डिवीजन के बाद बना है, उस सेल में हमारे पास उस सेल में हमारे पास सबसे पहले ग्रोथ होती है। सबसे पहले क्या होती है? हमारे पास ग्रोथ होती है। क्लियर? तो सबसे पहले हमारे पास क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ होने के बाद ग्रोथ होने के बाद उस सेल में हमारे पास उस सेल में ग्रोथ होने के बाद उस सेल में हमारे पास बेसिकली उसका डीएनए डबल होता है। तो ग्रोथ होने के बाद उसका डीएनए हमारे पास डबल हो जाएगा, और फिर वो सेल डिवाइड करके हमारे पास दो डॉटर सेल्स बनाएगा। तो अगर हम ध्यान से सोचें, हर एक सेल इस तरह के चेंजेस को शो करता है, जिसमें कि वो ग्रोथ शो करता है और डीएनए रेप्लिकेशन शो करता है। तो ये सारे साइक्लिकल चेंजेस को इन सारे साइक्लिकल चेंजेस को मैं नाम देता हूं सेल साइकिल। मींस अ कोऑर्डिनेटेड इवेंट ऑफ ऑफ ग्रोथ, डीएनए रेप्लिकेशन डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन इज नोन एज सेल साइकिल। तो इसको हमने नाम दे दिया सेल साइकिल। इन कोऑर्डिनेटेड इवेंट्स को मैंने नाम दे दिया सेल साइकिल। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है बेटा कि सेल के अंदर जो चेंजेस होते हैं हमारे पास, वो मुझे वो दो जगह दिखते हैं। एक वो चेंजेस मुझे उसके साइटोप्लाज्म में दिखते हैं, मींस साइटोप्लाज्म में कुछ ऑर्गेनल्स की सिंथेसिस होती है। दूसरा मुझे वो चेंजेस उसके न्यूक्लियस में दिखते हैं। तो वो चेंजेस मुझे उसके न्यूक्लियस में दिखते हैं। तो चेंजेस दो जगह होते हैं। एक चेंजेस हमारे पास साइटोप्लाज्म में होते हैं और एक चेंजेस हमारे पास न्यूक्लियस में होते हैं। अब हमने क्या किया, इन चेंजेस को, जो ये चेंजेस होते हैं, इन चेंजेस को मैंने डिवाइड कर दिया किसमें? फेजेस में। मींस साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में होने वाले चेंजेस को मैंने नाम दे दिया फेजेस। फेजेस का मतलब मैंने सेल साइकिल को या सेल के टोटल इवेंट्स को मैंने फेजेस में डिवाइड कर दिया है। मैंने क्या किया है? मैंने फेजेस में डिवाइड कर दिया है। मैंने उसको फेजेस में डिवाइड कर दिया है। मैंने कहा है कि वो उसको मैंने डिवाइड किया है फेजेस में। और वो कौन से फेजेस हैं हम देखते हैं। उससे पहले जरा हम ये जानेंगे कि सेल साइकिल के कुछ बेसिक फीचर्स क्या होते हैं। सबसे पहले, सेल साइकिल एक कोऑर्डिनेटेड इवेंट है। when we talk about coordinated, it is under of some type of genetic control। अगर आप जानेंगे कैंसर में बेसिकली ये जेनेटिक कंट्रोल जो होता है वो लॉस हो जाता है। तो सेल के अंदर होने वाले चेंजेस जो हैं वो कोऑर्डिनेटेड हैं। सेल के अंदर होने वाले चेंजेस जो हैं कोऑर्डिनेटेड हैं, और वो एक तरह के जेनेटिक कंट्रोल में होते हैं। मींस उन्हें कंट्रोल किया जाता है जीन्स के थ्रू। दूसरा, ये जो चेंजेस होते हैं हमारे पास, ये चेंजेस फिक्स होते हैं। मतलब इन चेंजेस में ये फिक्स होता है कि किस चेंज के बाद कौन सा बदलाव होगा। मींस कैसे ग्रोथ होगी, कैसे डीएनए रेप्लिकेशन होगी। तो ये चेंजेस फिक्स होते हैं। तो इन फिक्स चेंजेस होने की वजह से हम क्या बना पाते हैं? फेजेस बना पाते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में होने की वजह से हम क्या बना पाते हैं? फेजेस बना पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है बेटा कि ये जो चेंजेस होते हैं मे बी ह्यूमन सेल में और ईस्ट सेल में
सिमिलर तरह के हो बट टाइम वेरी कर सकता है। मींस ह्यूमन सेल में अगर डीएनए रेप्लिकेशन के लिए अराउंड मुझे मान लो 6 to 8 आवर लग रहा है, तो हो सकता है ईस्ट में उसकी जगह मुझे 15 से 20 मिनट लगे। तो मींस इन सेल्स में होने वाले चेंजेस सिमिलर होंगे, बट फर्क होगा उनमें, फर्क कहाँ होगा, उनके टाइम फ्रेम में। क्लियर? अब हम समझते हैं कि जब हमने इन चेंजेस को नाम दिया, हमने कहा दीज आर चेंजेस, चेंजेस को मैंने फेजेस का नाम दिया, तो हमें नॉर्मली क्या दिखता है, सेल में होने वाले चेंजेस को मैं डिवाइड करता हूं 4 फेजेस में। फर्स्ट इज आवर एम फेज। एम फेज का मतलब है माइटोसिस और मियोसिस, पर बेसिकली माइटोसिस मेनली होता है, तो हम कहते हैं एम फेज इज माइटोसिस। नाउ G1 इज ग्रोथ, बट दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट फेज विच इज एस फेज। एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होती है। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब ये हो गया, एस फेज में डीएनए डबल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो एस फेज में हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन होती है और एस फेज में डीएनए डबल होता है। नाउ व्हाट इज जीवन? जीवन क्या होगा? जीवन होगा गैप। नाउ व्हाट इज गैप? गैप का क्या मतलब हुआ? मान लो सेल डिवाइड किया है 1230 पर, डिवाइड करके उसने 2 सेल बनाए। डीएनए रेप्लिकेशन करी है उसने 530 पर। तो ये जो उसने 5 आवर का टाइम लिया, इसे जीवन कह रहे हैं। तो इट इज अ गैप बिटवीन एम फेज एंड एस फेज। एस का मतलब सिंथेसिस। सिंथेसिस मतलब हम क्या बना रहे हैं? सिंथेसिस मतलब हम बेसिकली डीएनए रेप्लिकेट कर रहे हैं। तो जीवन फेज इज बेसिकली गैप है, गैप बिटवीन एम एंड एस। और क्योंकि इसमें डायरेक्शन है इसलिए एम और एस लिख रहे हैं। नाउ व्हाट इज G2? G2 is another gap. After DNA is replicated in S phase, G2 is another gap between S and M. So G2 is another gap between S and M. S और M के बीच में एक और गैप है जिसे हम नाम दे रहे हैं G2। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिसे हम नाम दे रहे हैं G2। तो G2 हमारे पास क्या हो गया? एक और गैप हो गया किसके बीच में? एक और गैप हो गया किसके बीच में? हमारे पास एस और एम के बीच में। तो जो भी चेंजेस होंगे हर एक फेज में स्पेसिफिक होंगे, पर हमने ये समझना है कि अगर टाइम वेरी करता है तो मेरे पास ह्यूमन में इन चारों फेजेस के लिए हम 24 आवर लेते हैं एक सेल जो कल्चर में ग्रो कर रहे हैं। नाउ मीनिंग ऑफ कल्चर मतलब आर्टिफिशियल मीडियम में हमें कैंसर सेल्स ग्रो करते हैं जिन्हें हम हीला सेल्स कहते हैं। हीला सेल्स जो थे कैंसर सेल्स थे, सर्विकल कैंसर के सेल्स थे जिनको हम कल्चर में ग्रो करते हैं। तो ये जो हीला सेल्स हैं हमारे पास, इन हीला सेल्स का हम कल्चर करते हैं और उनके टाइम फ्रेम को हमने 24 आवर लिया है। ईस्ट सेल में यही फेजेस 90 मिनट में कंप्लीट होते हैं। और बैक्टीरिया में हमारे पास सेल साइकिल के प्रॉपर फेजेस नहीं बनाते। बैक्टीरिया में हमारे पास नॉट प्रॉपर फेजेस होते हैं सेल साइकिल के, नॉट प्रॉपर फेजेस होते हैं सेल साइकिल के। जैसे एक क्वेश्चन भी था प्रीवियस ईयर का जिसमें बोला गया था कि एस फेज एब्सेंट होता है किसमें? प्रोकैरियोट्स में। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अब हम आ जाते हैं बेटा सेल साइकिल में, हमने क्या बोला? हमने कहा डिफरेंट फेजेस होते हैं। तो उन फेजेस को हम सबसे पहले हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले हम उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले हो गया एम फेज, इसका मतलब इसमें सेल डिवाइड होगा, इसके एंड में सेल डिवाइड होगा। बाकी बचे हुए टोटल टाइम को हम कहेंगे इंटरफेज। नाउ व्हाट इज इंटरफेज? इंटरफेज इज गैप बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेज। मींस यहां से लेकर यहां तक, दिस इज नोन एज इंटरफेज। इट इज गैप बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेज। 2 सक्सेसिव एम फेज के गैप को हम इंटरफेज कह रहे होते हैं। इंटरफेज को एनसीईआरटी कई बार रेस्टिंग फेज बोल देती है, बिकॉज वाई रेस्टिंग? सेल रेस्ट पे नहीं है, बट हो ये रहा है कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है, इंटरफेज में मुझे ज्यादा विजिबल चेंजेस तो होते हैं, बट ज्यादा विजिबल चेंजेस यहां और यहां नहीं दिखते, इसीलिए इसको हम रेस्टिंग फेज कहते हैं। एम फेज में मुझे काफी सिग्निफिकेंट चेंजेस दिखते हैं, इसलिए एम फेज को हम काफी एक्टिव फेज कहते हैं। क्लियर? तो एम फेज के अलावा
हमारे पास जो इंटरफेज है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज G1, आफ्टर M, देन S एंड देन G2। क्लियर। अब हमारे को ये समझना है बेटा कि जब कोई सेल हमारे पास, जब कोई सेल G1 में होता है, जैसे अगर हम इस चीज को समझें कि कोई सेल मैं यहाँ पर G1 फेज बना दूं, कोई सेल हमारे पास G1 फेज में होता है, ये G1 फेज है, इसमें होता है, तो इसमें हमारे पास मेनली ग्रोथ हो रही होती है। मेनली क्या हो रही होती है? ग्रोथ हो रही होती है। जब सेल का साइज, देखिए सेल का साइज ये था, ग्रो करके जब उसका साइज बढ़ जाता है, साइज पूरा कंप्लीट हो जाता है ग्रो करके, तो उसके पास अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। सेल के पास अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। अब वो कौन से ऑप्शंस हैं कि ग्रो करने के बाद सेल क्या कर सकता है, हमारे पास डिफरेंशिएट कर सकता है। डिफरेंशिएट का मतलब जो होगा कि उसका रोल फिक्स हो सकता है। क्लियर, रोल फिक्स हो सकता है। उसका क्या फिक्स हो जाएगा? रोल फिक्स हो जाएगा। फिक्स होने का मतलब वो कोई पर्टिकुलर काम कर रहा होगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो अगले फेज में एंटर कर जाए। मींस यहां पर आने के बाद सेल के पास 2 ऑप्शन है, आइदर वो डिफरेंशिएट कर जाए और वो एंटर कर जाए एस फेज में। क्लियर, एस फेज में। कई बार क्या होता है, सेल G1 फेज में से निकल के क्वीसेंट फेज में चला जाता है ना। व्हाट इज क्वीसेंट फेज? निकल के जाने का मतलब क्या है? सेल अपनी एक्टिविटी क्या करता है? सस्पेंड कर देता है। ऑल्दो सेल लिविंग होता है, ऑल्दो सेल क्या होता है? लिविंग होता है, बट प्रोलीफरेट नहीं करता, बट नॉट प्रोलीफरेट। इसका मतलब ये हुआ सेल के अंदर एंजाइम्स हैं, वो एंजाइम काम जरूर कर रहे हैं, बहुत सस्पेंडेड एक्टिविटी है, उसे हम कहते हैं G0 फेज। G0 फेज का एक और नाम है क्वीसेंट फेज। मींस सेल ने सेल साइकिल को फिलहाल रोक दिया है, लेकिन सेल G0 फेज से जरूरत पड़ने पर वापसी G1 में आएगा, ग्रोथ करके S में जा सकता है। तो ये हमने डिफरेंट फेजेस बताए आपको जो होते हैं। फेजेस जैसा कुछ नहीं होता, ये हम बनाते हैं अपनी सहूलियत के लिए, पढ़ने के लिए। चेंजेस को हमने फेजेस के नाम दिए हैं। अब हम ये देखेंगे कि इन फेजेस में कौन कौन से चेंजेस होते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चेंजेस इन फेजेस में होते हैं, इन्हें हम समझेंगे। इन्हें हम समझेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। तो देखिए जरा, हम इनको समझेंगे कि कौन कौन से फेजेस में कौन कौन से चेंजेस होते हैं। जैसे जब सेल डिवाइड किया, जब सेल डिवाइड किया हमारे पास, और डिवाइड करने के बाद 2 सेल बने, 2 सेल बने, तो हमारे पास, मैं किसी भी एक सेल को ले लेता हूं, तो इस सेल की हमारे पास क्या होगी? ग्रोथ। हमेशा याद रखो, G1 फेज में ग्रोथ होती है। ग्रोथ के लिए क्या रिक्वायर होता है? एंजाइम। ग्रोथ के लिए किसकी जरूरत होती है? एंजाइम। एंजाइम बनाने के लिए सेल के न्यूक्लियस में ट्रांसक्रिप्शन, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें डीएनए से आरएनए बनाते हैं, और ट्रांसलेशन, आरएनए से प्रोटीन बनाते हैं, क्योंकि प्रोटीन एंजाइम है, और प्रोटीन राइबोसोम के लिए चाहिए, प्रोटीन राइबोसोम के लिए भी चाहिए। तो प्रोटीन बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे, एंजाइम बनाएंगे, राइबोसोम बनाएंगे, ताकि ग्रोथ चलती रहे। तो याद रखें, G1 फेज में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होती है। दूसरा, G1 फेज जो होता है वो डिपेंड करता है किस पर? दोनों चीजों पर। दोनों चीजें मतलब डिपेंड ऑन, डिपेंड ऑन एक्सटर्नल, डिपेंड ऑन एक्सटर्नल एंड इंटरनल कंपोनेंट। एक्सटर्नल मतलब डिपेंड ऑन एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब हो गया खाना, फूड पर डिपेंड करता है, एनवायरमेंट पे डिपेंड करता है। और किस पे डिपेंड करता है? इंटरनल का मतलब हो गया जीन्स। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि G1 फेज इज अंडर कंट्रोल ऑफ जीन्स एज वेल एज एनवायरमेंट। इसीलिए G1 फेज का टाइम सबसे ज्यादा वेरिएबल होता है। तो मोस्ट वेरिएबल फेज टाइम के अकॉर्डिंग हमारे पास G1 है। क्लियर? अगर मैं सेल साइकिल 24 आवर की लेता हूं, तो उसमें G1 फेज हमारे पास 8 से 12 घंटे का होगा। अगर मैं ह्यूमन के सेल की सेल साइकिल लेता हूं, तो उसमें हमारे पास G1 फेज 8 से 12 घंटे का होगा। क्लियर है ये चीज? ये चीज समझ आ गई? तो G1 फेज बेटा सबसे ज्यादा वेरिएबल होता है, उसमें ट्रांसक्रिप्शन होती है, ट्रांसलेशन होती है, उसमें एंजाइम्स बनते हैं, और वो जीन्स पर भी डिपेंड है और एक्सटर्नल पे भी डिपेंड है। बाकी के जो फेजेस हैं, एस,
G2 और M वो जेनेटिक कंट्रोल में है, सिर्फ वो एक्सटर्नल ज्यादा कंट्रोल में है नहीं, क्योंकि एक बार सेल एस फेज में एंटर करता है देन इट हैज टू डिवाइड, वो रुक नहीं सकता, उसको डिवाइड करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसीलिए इसीलिए सेल की एंट्री से पहले यहाँ पर सारी जांच होती है, सारी चेकिंग होती है कि वेदर सेल में सब कुछ ठीक है कि नहीं, उसे हम कहते हैं चेक पॉइंट। तो यहां पर हमारे पास एक चेक पॉइंट होता है। क्लियर? अब चेक पॉइंट पे क्या चेक करते हैं बेटा? हम ये चेक करते हैं कि जीवन फेज का डीएनए प्रॉपर है कि नहीं। उसमें अगर कुछ गड़बड़ हो गई, क्योंकि अगर आप ध्यान से सोचे किसी सेल को यूवी रेज वगैरह मिलेंगी तो उसका डीएनए डैमेज हो सकता है। क्लियर? तो उस डीएनए को रिपेयर करना पड़ेगा। तो जीवन फेज में डीएनए डैमेज रिपेयर होता है। डीएनए का डैमेज रिपेयर होता है, डीएनए का डैमेज रिपेयर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझना आपको। क्यों? क्योंकि डैमेज डीएनए की कॉपी एस फेज में बनाना गलत बात है। तो जीवन फेज में डीएनए का डैमेज रिपेयर होगा। बहुत जरूरी चीजें आपको समझनी है। अब क्या होगा, जब जीवन फेज में हमने डीएनए का डैमेज रिपेयर कर लिया, अब सेल एंटर करता है किसमें? एस फेज में। और जीवन फेज सबसे ज्यादा वेरिएबल है टाइम को लेके, इसमें सारे प्रोसेस चल रहे होते हैं। दूसरा ईआर, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, ये सब जीवन फेज में इजीली बनता है क्योंकि इनकी जरूरत है। अब अगर हम एस फेज में होने वाले चेंजेस को देखें, हम सेल साइकिल में एस फेज में होने वाले चेंजेस को देखें कि हमारे पास एस फेज में कौन से चेंजेस होंगे। एस फेज में हमारे पास कौन से चेंजेस होंगे? तो एस फेज में होने वाले जो चेंजेस होंगे हमारे पास, वो कौन से होंगे, उन्हें हमें देखना है। तो एस फेज में हमारे पास क्या बनेगी बेटा? एस फेज में होने वाले चेंजेस में सबसे पहला चेंज है डीएनए रेप्लिकेशन। एनसीईआरटी लिखती है कि एस फेज में मेरे पास ये सेल है और ये इसका न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए की कॉपी बनती है, जो डीएनए उसकी कॉपी बनती है न्यूक्लियस के अंदर। और साइटोप्लाज्म में एक ऑर्गेनल होती है जिसे हम कहते हैं सेंट्रोसोम, जो दो सेंट्रियोल से बनता है, वो डबल होता है साइटोप्लाज्म में। तो एस फेज में हमारे पास सेंट्रियोल डबल होता है, किसमें? साइटोप्लाज्म ऑफ एनिमल सेल। क्लियर? और हमारे पास डीएनए डबल होता है, किसमें? डीएनए डबल इन किसमें? न्यूक्लियस में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं। इसके अलावा एस फेज में हिस्टोन प्रोटीन की भी सिंथेसिस होती है, क्योंकि डीएनए डबल करने के बाद इट नीड टू बी रैप, इस डीएनए को रैप करने की जरूरत है। किस पर? इस डीएनए को रैप करने की जरूरत है, ऐसे हिस्टोन के ओक्टामोर होते हैं उन पर, इस तरीके से रैप करेंगे। तो हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस भी हमारे पास किस में होती है? एस फेज में होती है। ये बहुत जरूरी बात है, याद रखनी है आपने। इसके अलावा मेरे पास डीएनए दो फॉर्म में होता है, एक कम कंडेंस होगा और एक ज्यादा कंडेंस होगा। तो कम कंडेंस वाले को कहते हैं यूक्रोमेटिन और ज्यादा कंडेंस वाले को हम क्या बोलते हैं? हेट्रोक्रोमेटिन। तो डीएनए रेप्लिकेशन में पहले जो कॉपी बनती है वो किसकी बनती है? यूक्रोमेटिन की। और उसके बाद कॉपी बनती है हेट्रोक्रोमेटिन की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि पहले यूक्रोमेटिन रेप्लिकेट होगा और बाद में हेट्रोक्रोमेटिन होगा। पर कोई डीएनए ऐसा नहीं होगा जिसकी कॉपी नहीं बनेगी। मींस एवरी डीएनए हैज टू रेप्लिकेट वंस एंड ओनली वंस। तो जब डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी तो सेल एस फेज में एंटर करेगा और जैसे ही कंप्लीट होगी वो ऑटोमेटिकली G2 फेज में आ जाएगा। क्लियर? डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट होते ही वो ऑटोमेटिकली G2 फेज में आ जाएगा। अब G2 फेज में क्या होगा? अब G2 फेज में क्या चेंजेस होंगे? सेल प्रिपेयर करेगा टू एंटर इनटू एम फेज। एम फेज में एंटर करने के लिए G2 फेज में प्रिपरेशन होती है। सबसे जरूरी प्रिपरेशन है, एम फेज में स्पिंडल बनने होते हैं। तो स्पिंडल फाइबर के लिए प्रोटीन बनानी होती है जिसे हम कहते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन की सिंथेसिस हमारे पास किस में होगी? एम फेज में हो सॉरी G2 फेज में होगी। इसके अलावा हमारे पास ऐसी ऑर्गन्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया जिनका अपना डीएनए होता है, क्लोरोप्लास्ट, उनका डिवीजन भी हमारे पास किस में होता है? G2 फेज में होता है।
तो G2 फेज में से M फेज में तब तक नहीं जाता जब तक सारी तैयारी ना पूरी हो जाए, इट इज सेकंड चेक पॉइंट। तो G2 फेज जो है टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो G1 हमारे पास 8 से 12 घंटे था, S फेज 6 से 8 घंटे था, G2 फेज 3 से 4 घंटे का होगा और M फेज 1 घंटे का होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि इंटरफेज 95% टाइम का होता है और इंटरफेज में सबसे छोटा, इंटरफेज में G2 फेज जो है वो शॉर्टेस्ट होता है। वो क्या होता है? शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा होता है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम क्या पढ़ेंगे? हम ये पढ़ेंगे कि प्लॉइडी और अमाउंट क्या होता है डीएनए का। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके बिना माइटोसिस का, मियोसिस का समझ आना लगभग इम्पॉसिबल है। सबसे पहला पॉइंट आपको ये समझना है कि मुझे सिर्फ एम फेज में क्रोमोसोम दिखते हैं, G1, S और G2 में मुझे क्या दिखता है? सिर्फ क्रोमेटिन दिखता है। G1, S और G2 में मुझे क्या दिखता है? क्रोमेटिन दिखता है। क्या दिखता है? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन एक थ्रेड होता है, धागा होता है। अगर मैं उसके अमाउंट को देखूं, मतलब क्रोमेटिन हमारे पास क्या होता है? एक थ्रेड होता है। अगर मैं उसके अमाउंट को देखूं, अमाउंट की बात करूं, जैसे ये थ्रेड है, ये जो थ्रेड है, इसके अमाउंट को अगर मैं लिखूं, ये थ्रेड कितना है, तो मैं इसके अमाउंट को ऐसे लिखता हूं डिप्लॉयड सेल में 2C। मतलब इस थ्रेड के अमाउंट को लिखने का एक मेथड है, क्रोमेटिन के अमाउंट को C से रिप्रेजेंट करते हैं और ये डिप्लॉयड सेल का, तो इसलिए 2C लिख दिया। अब अगर मुझे रियल में मुझे सिर्फ क्रोमेटिन दिखते हैं, अगर क्रोमोसोम दिखा तो, इफ क्रोमोसोम इज विजिबल, अगर क्रोमोसोम दिखा तो कैसा दिखेगा वो हम देख रहे हैं। क्लियर? अगर क्रोमोसोम दिखा तो वो कैसा दिखेगा वो हम देख रहे हैं, वो हम देख रहे हैं। तो क्रोमोसोम दिखा तो कैसा दिखेगा वो हम देख रहे हैं। देखिए, क्रोमोसोम अगर दिखा हमें तो ऐसा दिखेगा कि होमोलोगस पेयर इस तरीके से दिखेंगे। इन्हें मैं नंबर दूं तो इस तरीके से हम नंबर डाल सकते हैं। टोटल 6 क्रोमोसोम है, 3 पेयर दिखा रहा हूं और टोटल कितने हैं? 2n इज इक्वल टू 6। क्लियर? ठीक है। नॉर्मली हम क्या करते हैं? क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड के साथ बनाते हैं ऐसे, लेकिन जीवन फेज में यही चीज क्रोमोसोम होती है और यही चीज क्रोमेटिड होती है। मतलब एक क्रोमोसोम ही एक क्रोमेटिड है, एक क्रोमोसोम ही एक क्रोमेटिड है। अब आपको यह समझ आना चाहिए कि जीवन फेज में यहां अमाउंट, जीवन फेज में हमारे पास यहां अमाउंट जो है, यहां अमाउंट जो है वो 2C है। ये अमाउंट एस फेज में बढ़ के 4C हो जाता है। मींस ये जो थ्रेड है, ये जो थ्रेड है हमारे पास, ये डबल हो गया, ये डबल हो गया। क्लियर? 2C से बढ़ के 4C हो गया अमाउंट। क्लियर? और पूरे G2 में वो 4C रहता है। वो अमाउंट क्या रहता है? ये 4C अमाउंट रहता है धागे का। देखिए, रियल में मुझे क्रोमोसोम दिखते नहीं है जीवन फेज में, अगर दिखेंगे तो ऐसे दिखेंगे जिसमें एक क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड है। इन केस अगर G2 में भी मैं क्रोमोसोम ड्रॉ करूं तो मेरे पास इस क्रोमेटिड जो मैंने यहां ये ड्रॉ किया, ये वाला, इसके बगल में इसके साथ लग कर, इसके साथ ज्वाइन होकर एक और बन जाएगा क्रोमेटिड। इन दोनों को सिस्टर क्रोमेटिड कहेंगे। सिस्टर क्रोमेटिड का मतलब ये जेनेटिकली सेम है, बिल्कुल एक दूसरे की कॉपी बने हैं। तो मैं काउंट अभी भी कितना करूंगा? 1 2 3 4 5 6। मैं क्रोमोसोम नंबर अभी भी कितने काउंट करूंगा? 6। मतलब मैं टोटल 6 क्रोमोसोम को 2n इज इक्वल टू 6 लिखूंगा, जो 3 पेयर होंगे। फर्क क्या है? फर्क ये है यहाँ पर, फर्क ये है यहाँ पर हमारे पास, फर्क क्या है? ये है कि हमारे पास ये जो था, यहाँ पर ये एक सिंगल क्रोमोसोम है जिसमें एक ही क्रोमेटिड है, यहाँ पर एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड हैं। ये डिफरेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसीलिए हम कहते हैं कि जीवन से जब हम G2 में जाते हैं, जीवन से जब हम G2 में जाते हैं, जीवन से जब हम G2 में जाते हैं, तो हमारे पास किसमें चेंज नहीं आता? नंबर ऑफ क्रोमोसोम में चेंज नहीं आता। किसमें चेंज आता है? अमाउंट में चेंज आता है। प्लॉइडी चेंज नहीं होती। मींस हमारे पास जीवन में अगर ह्यूमन का होता तो 2n इज इक्वल टू 46 क्रोमोसोम लिखता और 46 ही क्रोमेटिड लिखता। लेकिन यहाँ पर टोटल क्रोमोसोम कितने हैं? 46 क्रोमोसोम हैं और हमारे पास 92 क्रोमेटिड हैं, क्योंकि एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड हैं,
जो एक दूसरे की कॉपी हैं, जिन्हें हम सिस्टर क्रोमेटिड कह रहे हैं। तो G1 से G2 में, G1 से G2 में क्या डबल हुआ है? G1 से G2 में हमारे पास अमाउंट डबल हुआ है, ना कि प्लॉइडी। हमारे पास क्या हुआ है? अमाउंट डबल हुआ है, ना कि प्लॉइडी। अगर मैं इसको सिंपल टर्म में आपको समझा पाऊं तो मेरा पॉइंट ये है कि जब मैं ऐसे सेल साइकिल ड्रॉ कर रहा हूं तो मेरे पास दिस वन इज M, G1 S, G2। तो मेरे पास यहां पर जो धागा था उसे मैं 2C कह रहा था, यहां पर जो धागा है उसे मैं 4C कह रहा हूं, 4C कह रहा हूं। तो अमाउंट डबल हुआ है। यहां पर जो क्रोमोसोम था, इस सिंगल को मैं क्रोमोसोम कह रहा था, यहां पर क्या है, इस सिंगल के साथ जुड़कर एक और बना हुआ है, ऐसे सिस्टर क्रोमेटिड बने हुए हैं। तो इधर 2 क्रोमोसोम, यहां पर इनको 2 कह रहा हूं। मतलब यहां पर हर एक क्रोमोसोम में, यहां पर हर एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड हैं। यहां पर एक क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड है, यहां पर एक क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड है। क्लियर? और यहां पर हमारे पास एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड है। तो हमारे पास अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज नहीं हुआ है, नंबर ऑफ क्रोमेटिड चेंज हुआ है। मतलब ह्यूमन के सेल में 2n इज इक्वल टू 46 क्रोमोसोम लिखोगे और 46 ही क्रोमेटिड लिखोगे। लेकिन क्योंकि क्रोमेटिड का नंबर डबल हुआ है तो हम लिखेंगे कितने? 92 क्रोमेटिड। तो इसका मतलब ये हुआ कि G1 से G2 में क्या चेंज, क्या इंक्रीज हुआ? हमारे पास 2C से 4C हुआ। इसके अलावा क्रोमेटिड बढ़े, क्रोमोसोम चेंज नहीं हुए, इसलिए प्लॉइडी चेंज नहीं हुई। तो क्रोमेटिड इंक्रीज हुए, प्लॉइडी चेंज नहीं हुई। अगर मैं इसको ग्राफ के थ्रू दिखाऊं आपको, इसको एक ग्राफ के थ्रू दिखाऊं जिसमें मैं यहाँ पर फेज लिखूं और यहाँ पर मैं क्या लिखूं? प्लॉइडी। यहाँ पर मैं लिखूं प्लॉइडी। तो प्लॉइडी में मेरे पास यहाँ पर n है और यहाँ 2n है। तो फेजेस में अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं, यहाँ पर फेजेस में मैं डिवाइड कर रहा हूं तो ये G1 है, तो G1 में 2n है, S में भी 2n है, G2 में भी 2n है और M में भी 2n है। तो प्लॉइडी में कोई बदलाव नहीं आया। लेकिन अमाउंट वाइज जाऊं तो 2C और 4C, क्लियर? अमाउंट लिखूं क्रोमेटिन का, तो G1 में अमाउंट कितना था? 2C। वो बढ़कर S में कितना हो गया? 4C। यहाँ 4C हो गया। G2 में वो अमाउंट क्या रहेगा? 4C। और M में वापसी घटकर वो क्या हो गया? 2C। तो इसका मतलब अमाउंट चेंज हो रहा है, अमाउंट चेंज हो रहा है, प्लॉइडी नहीं चेंज हो रही। प्लॉइडी नॉट चेंजिंग, प्लॉइडी नॉट चेंजिंग। अमाउंट चेंज हो रहा है, प्लॉइडी चेंज नहीं हो रही। अब आप अगर ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो अमाउंट चेंज हो रहा है हमारे पास, प्लॉइडी चेंज नहीं हो रही। अच्छा, अगर हम ये बात समझ पा रहे हैं तो हम ये समझेंगे कि अगर मैं हैप्लॉइड की सेल साइकिल बनाऊं, अगर मैं सेल साइकिल हैप्लॉइड की बनाऊं तो वहां पर क्या होगा? वहां पर मेरे पास M, G1, S और G2 है, क्योंकि हैप्लॉइड सेल में भी माइटोसिस होती है। तो हैप्लॉइड की माइटोसिस में ये जो क्रोमेटिन है इसको C लिखेंगे और ये सिंगल सिंगल क्रोमोसोम बनाएगा, अलग अलग टाइप के पेयर नहीं होंगे, सिंगल सिंगल क्रोमोसोम होगा। अगर मैं इसको देखूं डबल करने का मतलब यहाँ पर इसी की कॉपी बन जाएगी, ऐसे देखिए ध्यान से, इसी में एक्स्ट्रा कॉपी बन गई, मतलब इसके बगल में एक और कॉपी बन गई। तो अगर नंबर काउंट करेंगे तो ये n इज इक्वल टू 3 है, हैप्लॉइड है, 3 क्रोमोसोम है, 1 2 3। यहाँ पर भी 3 क्रोमोसोम है, पर अमाउंट देखिए आप, क्रोमेटिड डबल हो चुका है। तो अगर आपको ये चीज समझ आई है तो हैप्लॉइड में वेरी कर रहा है C और 2C में, क्योंकि यहाँ क्रोमेटिन 2C होगा, C और 2C में। और हमारे पास प्लॉइडी रहेगी वो n, प्लॉइडी चेंज नहीं हो रही। यहाँ भी ये n इज इक्वल टू 3 है और यहाँ भी ये n इज इक्वल टू 3 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये हम यहाँ से कंपैरिजन में देख सकते हैं कि हैप्लॉइड सेल में ये 3 क्रोमोसोम है और ये अमाउंट C है। ये अमाउंट C से यहाँ 2C हुआ, अभी भी 3 क्रोमोसोम है, पर हर एक में इसकी कॉपी ये है। क्लियर? हर एक में 2 क्रोमेटिड है। क्लियर? डिप्लॉइड में यहाँ पर टोटल 6 क्रोमोसोम है, 6 क्रोमोसोम है, यहाँ पर भी 6 क्रोमोसोम है, लेकिन यहाँ पर अमाउंट जो है वो 2C से
हमारे पास क्या होगा 4C में, 2C से कन्वर्ट होगा हमारे पास किसमें 4C में। क्लियर? तो अमाउंट चेंज होता है, क्या चेंज नहीं होती, प्लॉइडी चेंज नहीं होती। अमाउंट 2C से 4C में चेंज होता है और हैप्लॉइड में C से 2C में चेंज होता है। क्या चेंज नहीं होती, क्या चेंज नहीं होती, हमारे पास जो चेंज नहीं होती है वो है प्लॉइडी। ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मियोसिस और माइटोसिस को पढ़ने के लिए। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे, इसको आप ध्यान से देखेंगे और इसमें आप कॉन्सेप्ट बनाएंगे, क्योंकि इसी से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि अगर आपसे किसी क्वेश्चन में ये बोलता है कि गैमेट्स जो है, किसी के गैमेट में मान लीजिए 15 क्रोमोसोम है, 15 क्रोमोसोम है, तो उसके जीवन फेज में क्रोमोसोम पूछे तो गैमेट हैप्लॉइड होता है। तो जीवन फेज क्या होगा, जीवन फेज डिप्लॉइड होगा। तो उसमें क्रोमोसोम कितने आ जाएंगे, उसमें आ जाएंगे 30 क्रोमोसोम। तो 2n इज इक्वल टू 30 हो जाएगा। दूसरा, अगर क्रोमेटिड पूछे तो जीवन फेज में 30 क्रोमोसोम होंगे और 30 ही क्या होंगे, क्रोमेटिड। और इसका अमाउंट क्या होगा, अमाउंट होगा 2C, अमाउंट होगा 2C। और यही अगर मैं G2 में चला जाऊंगा तो वहां पर 30 क्रोमोसोम होंगे, 30 क्रोमोसोम होंगे पर क्रोमेटिड होगा 60, क्योंकि डीएनए डबल हो चुका होगा। और अमाउंट होगा हमारे पास 4C। तो इसका मतलब G1 से G2 में प्लॉइडी नहीं बदलती, जो चेंज होता है दैट इज अमाउंट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको आना चाहिए, और इसके थ्रू हम लोग आगे माइटोसिस और मियोसिस पढ़ पाएंगे। तो इसको एंड करते हैं ये सेशन को। अगले सेशन में हम लोग पढ़ेंगे, अगले सेशन में हम लोग पढ़ेंगे माइटोसिस और मियोसिस।